हेलो दोस्तों, विक्ट्री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आरबीएससी बोर्ड एग्जाम की रिवीजन क्लास के लेकर आए हैं, जिसके अंदर हमने लेसन नंबर 9 लाइट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, सबसे जो मेन टॉपिक, एक बार हम रिफ्रैक्शन को समझेंगे और उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले रिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो जैसे कि आपने बात की थी, अभी तक हमने जो बात की है, रिफ्लेक्शन आपने सुना, ये होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। दोनों चीजें का ना थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले बात करें रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई लाइट रे किसी एक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, कोई लाइट रे किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है और वापस सेम मीडियम के अंदर चली जाए, तो इस फिनोमेनन को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है और वापस क्या हो रही है, सेम मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, इस फिनोमेनन को पूरा को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी जो सरफेस होती है वो सरफेस होती है ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाती। अगर इसकी जगह आपकी ये जो सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए, तो जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट उधर नहीं जाएगी, इस साइड जाएगी। अब जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं जाके ये क्या हो जाती है, थोड़ा सा अपने पाथ से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, अपना रास्ता चेंज कर देगी। तो किसी भी लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर अपना रास्ता चेंज करने की जो पूरा प्रोसेस है, इस फिनोमेनन को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन। तो याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? जब कोई लाइट एक सरफेस से टकरा कर सेम मीडियम में जा रही है तो रिफ्लेक्शन, और एक मीडियम से अनदर मीडियम में जा रही है तो क्या हो जाता है? रिफ्रैक्शन। तो किसी लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर जो रास्ता चेंज हो रहा है, इस रास्ता चेंज होने के इस फिनोमेनन को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? रिफ्रैक्शन। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। याद रहेगा, रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है, तो लाइट रे क्या करती है? अपना पाथ चेंज कर देती है। पाथ चेंज होने का जो फिनोमेनन है, इस फिनोमेनन को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन कहा जाता है। क्लियर है? बात करेंगे आगे हम रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं दो मीडियम की। जो मीडियम क्या होता है? मीडियम का मतलब क्या है? जैसे कि कोई लाइट रे एयर के अंदर जा रही है, किसमें चल रही है? एयर। तो एयर एक मीडियम है। ग्लास के अंदर चल रही है, ग्लास एक मीडियम है। ठीक है। वाटर के अंदर चल रही है, वाटर एक मीडियम है। तो सबसे पहली बात, तो लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत है। मीडियम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक मीडियम होता है आपका डेंसर मीडियम और एक मीडियम होता है आपका रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम के अंदर और रेयर मीडियम का मतलब क्या है? डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर ऐसा मीडियम जिसके अंदर पार्टिकल जो है मीडियम के वो ज्यादा पास हो। ऐसा मीडियम जिसमें मीडियम के पार्टिकल क्या हो, पास हो, उसको कहा जाता है डेंसर मीडियम। और ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल क्या हो, थोड़े दूर हो, जैसे कि इस मीडियम के अंदर। दोनों में अगर आप कंपैरिजन करो तो इसके अंदर क्या है, पार्टिकल पास से, ये हो जाएगा आपका डेंसर मीडियम, और जिसमें पार्टिकल दूर हो उसको क्या कहा जाएगा? रेयर मीडियम। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे कि मेरे पास एक मीडियम है एयर, एक मीडियम है वाटर और एक मीडियम में ले रहा हूं ग्लास। एक बार मैंने 3 मीडियम ले रहा हूं। अब आप एयर के अंदर और वाटर के अंदर कंपैरिजन करो। तो सबसे पहले इनको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं, एयर जो है ना, वो आपके जो अपने मैटर पढ़े होंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। छोटी क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं। 3 टाइप की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो अपना एयर है वो कौन सा स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में। तो ये हो गया आपका गैस। वाटर की बात करें तो वाटर कैसा होता है? लिक्विड। और ग्लास की बात करें तो ग्लास कैसा हो जाएगा? सॉलिड। हम जब छोटी क्लासों में थे 7th 8th के अंदर, तो आपको स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं, तो उसके अंदर हम डिफरेंस पढ़ते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस पढ़ते हैं वो ये होता है कि सॉलिड के अंदर क्या होता है, पार्टिकल बहुत ज्यादा पास होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन थोड़े दूर पार्टिकल्स होते हैं, और गैस के अंदर तो और ज्यादा दूर होते हैं। यानी कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत मिनिमम होता है। लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, और गैस के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एयर कैसा मीडियम है, गैसियस मीडियम है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, थोड़े दूर होंगे। कैसे होंगे? दूर। अब वाटर की बात करूं तो वाटर के अंदर क्या होंगे, जैसे कि ये आपके एयर हो गए, ये मैं बात करता हूं, अगर ये हो गया आपका लिक्विड। और अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड में और ज्यादा पास होंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है कि 3 मीडियम है, 3, अभी मैंने जैसे 3 का एक साथ कंपैरिजन कर लूं तो सॉलिड मीडियम का अंदर क्या होंगे, पार्टिकल बहुत ज्यादा पास होंगे, लिक्विड में थोड़े से दूर होंगे, और गैस में और ज्यादा दूर होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर कंपैरिजन करके बताना है कि डेंसर मीडियम कौन सा होगा, रेयर मीडियम कौन सा होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर 2 मीडियम है, एक मीडियम है आपका एयर
और एक मीडियम है आपका वाटर। तो इन दोनों में से डेंसर मीडियम कौन सा, रेयर मीडियम कौन सा? तो आप डायरेक्ट बता सकते हो इसके अंदर से जो वाटर होगा वो कौन सा मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम, और जो एयर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, रेयर मीडियम। क्लियर है, समझ में आ रहा है? एयर और वाटर के अंदर कंपैरिजन कर रहा हूं तो वाटर कौन सा हो जाएगा, डेंसर मीडियम, और एयर कौन सा हो जाएगा, रेयर मीडियम। अगर मैं यहां पर कंपैरिजन करता हूं वाटर और ग्लास का, किसका कर रहा हूं, वाटर और ग्लास का, तो याद रखिएगा अब इन दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूं तो वाटर और ग्लास के अंदर किसके अंदर पार्टिकल दूर है, वाटर के अंदर दूर है, तो वाटर मेरा कौन सा हो जाएगा, रेयर मीडियम, और ग्लास कैसा हो जाएगा, डेंसर मीडियम। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखें तो ध्यान से अगर आप देखो तो यहां पर वाटर कौन सा मीडियम था, डेंसर, और यहां पर वाटर कौन सा मीडियम था, रेयर। तो आप किसी भी एक मीडियम को स्पेसिफिक नहीं बता सकते हो डेंसर रेयर। डेंसर या रेयर हम कैसे बताएंगे, दो जनों के बीच में कंपैरिजन करके कि एक मीडियम मेरा ये है, दूसरा मीडियम क्या है, दोनों मीडियम के अंदर अगर अपन कंपैरिजन करें तो हमें पता चलेगा कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा रेयर मीडियम है। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल एक आप सोचिएगा कि आप बाइक लेकर जा रहे हैं, बाइक लेकर जा रहे हैं, ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं, कोई बड़े से हाईवे पर जा रहे हैं जहां पर क्या हो रही है, गाड़ियां दूर दूर चल रही है। अब आप यहां से बाइक लेकर जा रहे हैं, फुल स्पीड में चल रहे हैं, तो आप यहां से गाड़ी ऐसे ऐसे कैसे भी घुमा के ले गए तो गाड़ी किसी स्पीड से ले गए। अब इसी को मैं अब कंपैरिजन करता हूं कि आप कहीं बिल्कुल ओल्ड सिटी मार्केट के अंदर चले गए जहां पर वो भीड़ भाड़ वाली गलियां, छोटी छोटी गलियां पहले से और उसमें और ज्यादा भीड़ भाड़ है। अब आप यहां से जो बाइक ले जाएंगे तो यहां पर भी आपकी बाइक की कोई स्पीड होगी। आप बताइए आपकी बाइक हाईवे पर स्पीड चलेगी या वो जो ओल्ड सिटी की गली है उसमें स्पीड से चलेगी? ऑब्वियसली बात है, आप कहां स्पीड से ले जाओगे, हाईवे पर। हाईवे पर क्या आपको चलने के लिए जगह मिल गई, बीच में कोई रास्ते में कोई बाधा नहीं आ रही है, कोई डिवाइडर नहीं आ रहे, तो अब क्या होगा, जहां पर खाली रोड ज्यादा मिलती है यानी कि जहां पर गाड़ियां कम है वहां पर आप क्या जाओगे, स्पीड से। और जहां गाड़ियां बहुत ज्यादा पास पास में चल रही है, गाड़ियां बहुत भीड़ भाड़ इलाका है, वहां की गाड़ी की स्पीड क्या होगी, धीरे। अब हम बात करें मीडियम के अंदर, देखें अब आपको ये मान लो ये तीन रोड है तो इसके अंदर आप स्पीड गाड़ी चलाओगे, इसमें इसके कंपैरिजन कम होगी, इसमें बहुत स्पीड धीरे होगी। तो सेम चीज होती है लाइट के साथ। लाइट जो होती है वो क्या होता है, रेयर मीडियम के अंदर तो स्पीड चलता है और डेंसर मीडियम के अंदर लाइट क्या हो जाती है, थोड़ी सी धीरे हो जाती है। कि जब लाइट किसी रेयर मीडियम के अंदर चल रही है तो वहां पर उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर वही लाइट अगर वही डेंसर मीडियम में चल रही है तो वहां लाइट क्या हो जाएगी, थोड़ी सी धीरे हो जाएगी। अब आप बात करते हैं जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर देखें, अब आपकी जो लाइट है वो एयर से ग्लास में जा रही है, कहां जा रही है, एयर से ग्लास में। तो जब लाइट एयर में जा रही थी तो वहां पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर, तो लाइट की स्पीड क्या थी, थोड़ी सी तेज थी। अगर लेकिन वही लाइट वापस कहां चली गई, ग्लास में। ग्लास में जाने के बाद क्या होगा, उसकी स्पीड एकदम से क्या हो जाएगी, धीरे। तो जब ये लाइट एक कोई फिक्स स्पीड से चल रही थी तो उस स्पीड के समय क्या हुआ कि लाइट मान लो अगर ऐसे चल रही है तो ये बिल्कुल अगर स्पीड के अंदर कोई चेंज होता ही नहीं मान लो तो चेंज नहीं होता, ये पूरी स्ट्रेट ऐसे चलती। लेकिन जैसे वो ग्लास में उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो स्पीड कम होने से वो थोड़ी सी बेंड हो गई। अब बेंड होने के बाद हम जो बात करेंगे, बेंड वो दो टाइप से हो सकती है। किस टाइप से हो सकती है बेंड, देखिएगा जैसे कि एक सरफेस है, अब यहां से जो लाइट चल रही है वो मान लो लाइट ऐसे चल रही थी बिल्कुल स्ट्रेट, यहां तक लाइट चल रही है। अब यहां पर क्या होगा, ये नॉर्मल। अब लाइट चल रही है, सीधा जाना चाहिए थी लेकिन सीधा नहीं जा रही। अब यहां से रास्ता हमने बोल क्या है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो अपना पाथ चेंज करेगी, अपना रास्ता चेंज करेगी। अब रास्ता दो टाइप से चेंज हो सकता है, या तो लाइट उधर जा सकती है या लाइट इधर जा सकती है। अब ये वाली जो है ये अपना नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल। तो जब आपकी लाइट जैसे स्ट्रेट जानी चाहिए थी उससे अगर इस साइड मुड़ रही है इसको बोला जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या बोलेंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर ये लाइट आपकी इससे थोड़ी दूर जा रही है तो इसको बोला जाता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या बोल देंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपकी जो लाइट है वो दो तरीके से जा सकती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जा सकती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा सकती है। अब कब टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी और कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब आपकी स्पीड स्लो हो रही है, स्पीड स्लो हो रही है, गाड़ी में ब्रेक लग रहा है तो कहां जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर आप स्पीड एकदम से बढ़ा रहे हो तो वो कहां चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर स्पीड बढ़ा रहे हो तो कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब बात करते हैं कब आपकी स्पीड स्लो होगी और कब बढ़ेगी। अब आपकी जो लाइट होती है वो हमेशा क्या जाती है, एक मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है। तो मान लो ये यहां तक गई, ऐसे जानी चाहिए थी। अब यहां पर मैंने बता दिया नॉर्मल। मैं दो कंडीशन ले रहा हूं, जब मेरी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, कहां जा रही है, रेयर से
डेंसर। और सेकंड कंडीशन क्या है, जब आपकी लाइट डेंसर से रेयर जाएगी। दोनों में समझ में आ रहा है, हल्का सा चेंज है, रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर। जब आपकी लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो लाइट की स्पीड के अंदर क्या चेंज आएगा कि जो लाइट किसी एक स्पीड से जा रही थी उसके बाद स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। और स्पीड स्लो होती है, लाइट जो है वो क्या हो जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर आपकी जो लाइट किसी डेंसर मीडियम में किसी स्पीड से जा रही है, रेयर मीडियम में आती है, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और स्पीड बढ़ती गाड़ी क्या हो जाएगी, दूर भागेगी। तो ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम। तो दोनों कंडीशन समझ में आ रही है कि जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो एग्जांपल पूछ लिया कि जब कोई लाइट है ना, सुनिए जैसे एयर से वाटर के अंदर जाएगी, कहां जा रही है, एयर से वाटर में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। अब आपकी जो लाइट है वो रेयर से डेंसर में जाएगी, क्योंकि एयर और वाटर के अंदर कंपैरिजन करो तो एयर क्या आ जाएगा, रेयर मीडियम आ जाएगा, वाटर क्या आ जाएगा, डेंसर। तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। और अगर इसी का उल्टा पूछ लिया जाता है, जैसे कि मान लो पूछ लिया जाता वाटर से एयर, तो वाटर से एयर के अंदर क्या हो जाता है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों हो जाता है, जब आपकी लाइट क्या हो जाती, फिर डेंसर से कहां जा रही थी, रेयर में जा रही थी। क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आया। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता क्या हो जाती है, चेंज। दो टाइप से करेंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कब टुवर्ड्स होगा, कब अवे होगा, क्लियर है, समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई जब इसका डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये है कि उसके अंदर स्पीड में चेंजेस आ रहा है, स्पीड में चेंज के कारण डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए उसके लिए यूज करते हैं न्यू। क्या यूज करते हैं, या तो म्यू बोलो या एन से भी डिनोट किया जाता है। इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है कि आपकी कोई लाइट रे कितना मुड़ी, कितना उसके रास्ते में चेंज आया, उसका कितना उसका पाथ चेंज हुआ है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और अब बात करें कि जो रास्ता चेंज हुआ है वो रास्ता चेंज किसकी वजह से हुआ है, उसकी स्पीड में चेंज के कारण। कि जो लाइट जा रही थी उसकी स्पीड में कितना चेंज आया, उस स्पीड में चेंज के कारण उसका रास्ता चेंज हुआ है। तो यहां पर क्या होता है, जैसे कि मैं यहां बात करूं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में फाइंड कर रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, इसको बोला जाता है हिंदी में अपवर्तनांक। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, क्या समझ में आ रहा है कि ये आपका कितना रास्ता चेंज हो रहा है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको एन से भी डिनोट किया जा सकता है। अब जब लाइट आपकी मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई, मेरे को नहीं पता रेयर कौन सा डेंसर कौन सा, मेरे दो मीडियम हो गया, ये हो गया मेरा मीडियम फर्स्ट और ये हो गया आपका मीडियम। अब जब लाइट रे आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो मेरे को पता लगाना है कि सेकंड मीडियम में जाने के बाद लाइट कितना होगी। अब सेकंड मीडियम की बात कर रहा हूं तो मैं जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका निकाल रहा हूं वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं मैं सेकंड मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू 1, कि फर्स्ट मीडियम के कंपैरिजन सेकंड मीडियम में लाइट कितना मुड़ी। तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल कर आएगा वो कौन से मीडियम का निकल कर आएगा, सेकंड मीडियम का। तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1, यानी कि 1 के रेस्पेक्ट में सेकंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है। तो यहां पर जो आंसर होगा, मतलब इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं, यह हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। क्या हो जाएगा, इन मीडियम 1 अपॉन में आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर है कि भाई आपको जब आप कंपैरिजन वैल्यू निकालनी 1 और 2 की, तो ऊपर क्या जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर मेरे को इसका उल्टा करना, उल्टा करने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपको पूछ लिया जाए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, किसका पूछ रहा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अब 1 का पूछ रहा है सेकंड के रेस्पेक्ट में, 1 का किससे पूछ रहा है, सेकंड के, यहां हो जाएगा 1 2। तो इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो यहां पर जो आपके फॉर्मूले के अंदर चेंज होगा, यहां क्या हो जाएगा, जब अगर आपको 1 का पूछ रहा है तो अपन में 1 आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा 2। क्लियर है। याद रखिएगा जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा गया है उस मीडियम को हमेशा क्या रखना है, नीचे, और जिसके रेस्पेक्ट में निकाल होगा आएगा ऊपर। या सेकंड मीडियम का पूछा गया तो सेकंड नीचे आ गया, या फर्स्ट मीडियम का पूछा क्या आ गया, फर्स्ट मीडियम।
क्लियर है? एक बार दोनों फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आगे बात करते हैं कि अगर आपका नॉर्मल आपके क्या होता है 90% चांस के अंदर एक ये मीडियम हो गया, ये हो गया। अब लगभग क्या होता है, मेरा फर्स्ट मीडियम हमेशा फिक्स होता है एयर। क्या होता है? एयर। तो एयर से वाटर में जाएगी, एयर से ग्लास में जाएगी, लेकिन 90% चांस हम बोल सकते हैं कि अपना जो फर्स्ट मीडियम क्या होता है वो एयर होता है। अब मेरे को अगर ये मान लो मैंने कोई भी सेकंड मीडियम मान लिया, मीडियम कोई भी एक एनी मीडियम एम, इस मीडियम को मैंने क्या मान लिया? एम। मेरे को अगर इस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एयर में, किसके रेस्पेक्ट में बात करूं? एयर के रेस्पेक्ट में। तो यहां जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो यहां मैं एयर लिख नहीं रहा हूं, तो यहां हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकता है, उस एनी मीडियम को मैं मान लिया एम। तो यहां पर आपकी जो ऊपर वाला जो है वो फिक्स हो गया कि आपकी जो फर्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। और याद रखिएगा एयर या वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम का मतलब क्या है? जब बिल्कुल एयर, तो वो फिक्स होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम फिक्स होती है। वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड फिक्स वैल्यू है। एयर के अंदर लाइट की स्पीड हमेशा सेम रहती है। कितनी रहती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इसको जो है ना सी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? सी से। तो यहां पर जो मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? C अपॉन Vm। क्या हो जाएगा? C अपॉन Vm। जहां पर C का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, अपॉन में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। और यहां पर जो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकला, क्या निकला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? समझ में आ गया आपको? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी मीडियम का कितना पाथ चेंज होगा, कितनी डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको कहा जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। लेकिन यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट मीडियम एयर हो गया तो उसके लिए मेरी वैल्यू भी फिक्स हो गई, सब कुछ फिक्स हो गया, तो इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कह देंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है? ये दोनों फॉर्मूले याद रह जाएंगे आपको। बस याद क्या रखना है? जिसका आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है उसकी वेलोसिटी अपॉन में रखनी है, उसके ऊपर दूसरे मीडियम की रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जाने से पहले आपको कुछ रिफ्लेक्शन के एग्जांपल है जो बोर्ड के क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है जैसे कि आपने कभी खुद ने भी नोट किया होगा कि किसी बाल्टी में या किसी ग्लास में या किसी में आपने देखा होगा कॉइन गिर गया, तो वो कॉइन क्या है? आपको हल्का सा उसकी जो सरफेस है उस सरफेस से ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो जो कॉइन है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ क्यों दिख रहा है? तो ये जो आपका फिनोमेनन होता है वो रिफ्लेक्शन के कारण दिखता है। किस कारण से दिखता है? रिफ्लेक्शन। क्योंकि जो आप देख रहे हो वहां से जो मीडियम है वो एयर, और फिर जो कॉइन तक जो लाइट चाहिए वो क्या है? ग्लास। तो यहां से यहां तक जो लाइट पास होती है वहां मीडियम चेंज होता था, और मीडियम चेंज होने की वजह से उसकी जो लाइट की आने की या जाने की डायरेक्शन वो क्या हो जाएगी? चेंज। अब आपको जब मैंने पहली क्लास के अंदर बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सी कब होता है, वो दिखता कब? कि जब कोई लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्टेड रे हमारी आईज तक जाती है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। अब यहां से जो लाइट हमारी आईज तक आई है वो क्या हो रही है? एक बार तो कहां चल रही है? वाटर में, और वाटर से कहां चल रही है? एयर में। तो हमारे तक आते आते वो क्या हो जाता है? रास्ता मुड़ जाता है। हमें लगता है वो कोई है यहाँ पर है, लेकिन वास्तव में होता वो कहाँ है? अलग पोजीशन पर। तो जो कोई ऊपर उठा हुआ दिखता है सरफेस से, वो किस कारण से दिखता है? रिफ्लेक्शन के कारण। इसी का एक एग्जांपल है कि कभी आपने देखा होगा ग्लास के अंदर, आपने जैसे ये कांच का गिलास है उसके अंदर आपने कोई चम्मच रखा है या कोई लकड़ी पड़ी है, पेंसिल रखी है, तो ये हमेशा थोड़ा सा टेढ़ा दिखता है या थोड़ा सा सरफेस उठा हुआ दिख रहा है। तो क्वेश्चन आता है ये टेढ़े क्यों दिखते हैं, थोड़े से बेंड क्यों दिखते हैं? तो वो उसका रीजन भी क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन। क्यों होगा? समझ में आ रहा है कि भाई आपके तक जब लाइट आ रही है तो वो दो मीडियम पार करके आ रही है, एक वाटर मीडियम अलग है और एयर मीडियम अलग है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई लाइट रह जाती है तो क्या हो जाएगी? अपना पूरा पाथ चेंज कर देगी। क्लियर है? तो ये कुछ एग्जांपल्स थे रिफ्लेक्शन के, इनकी हमने बात की। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक आपके टॉपिक दे रखा है आरबीएससी के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास लैब। ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन आपको जो 90% चांस इसका पूछा जाएगा, केवल डायग्राम पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको केवल डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे बनाया जाता है, जैसे कि आपको इसके अंदर दे रखा है। फिर भी डायग्राम बनाना क्या है, आपको सबसे पहले ग्लास लैब बनाना है। ये पूरा 12th क्लास का एक्सपेरिमेंट है, ग्लास लैब रखा है।
अब यहाँ पर क्या हुआ, इस सरफेस को मैं पेंसिल से नाम दे दिया, इसको ABCD नाम दे दिया कि ABCD। इस AB सरफेस पर एक कोई पॉइंट लिया मैंने, जैसे कि पॉइंट लिया O, और यहाँ पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस परपेंडिकुलर के साथ मैंने क्या हुआ, एक आई एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पर मैंने दो ऑल पिन लगा दी जिनको नाम दे दिया मैंने P और Q। यहाँ तक का मामला समझ आया? क्या किया, सबसे पहले ABCD एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ABCD नाम दे दिया, जो AB सरफेस पे उसके ऊपर एक O पॉइंट लिया और एक यहाँ पर MM डैश मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। इस नॉर्मल से मैंने आई एंगल से बनाते हुए एक लाइन खींची जिसके ऊपर दो ऑल पिन लगा दी PQ। अब मैं क्या करूंगा, जो इसकी अपोजिट साइड है इसको बिल्कुल आंखों के सामने 180 डिग्री के ऊपर क्या करूंगा, इसको सामने रखूंगा, और मैं बिल्कुल जहां पर स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी मेरे को इन दो ऑल पिन की, दो ऑल पिन और लगा दूंगा। अब मान लो मैंने जो दो ऑल पिन लगे वो यहां दिख रही थी, इसको मैंने नाम दिया RS। अब क्या होगा, इन जो RS है, मिसमैच हो रहा है, अब यहां क्या होगा, इस RS को मैंने मैच कर दिया। ये मान लो पहले RS था, इस RS को मैच कर दिया और जिस पॉइंट पर उसको O डैश नाम दिया, इसके ऊपर नॉर्मल लिख दिया LN डैश। अब मैंने इस O और O डैश को मिला दिया, किसको मिला दिया, O और O डैश। अब मैंने इसको आगे बढ़ाया ना, तो मैं देखूंगा कि जो मैंने लाइन आगे बढ़ी वो और जो मेरी एक्चुअल में जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। कैसी है, पैरेलल। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। तो इस पूरे फिनोमेनन में हुआ क्या, ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपकी लाइट एयर से ग्लास में ही और ग्लास से वापस कहां गई, एयर में। एक बार यहाँ मीडियम चेंज हुए, एक बार यहाँ मीडियम चेंज हुए, तो जहां से मीडियम चेंज होता है वहां से क्या हो जाता है, पूरा रास्ता चेंज हो जाता है। तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, एयर से डेंसर आके क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब ग्लास से वापस एयर में जा रही है तो आप क्या हो रहा है, डेंसर से एयर हो रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी एक बार रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर हुआ, एक बार रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर हुआ, दो बार रिफ्लेक्शन है, लेकिन दोनों बार क्या हुआ है, इक्वल हुआ है, लेकिन अपोजिट हुआ है। यहाँ जितने डिग्री एंगल से ये बेंड हुई थी उतने डिग्री से ये क्या हो जाएगी, वापस बाहर की तरफ हो जाएगी। क्लियर है? इसका केवल क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसके अंदर कोई भी दिक्कत है आप वापस बता सकते हैं। अगला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा कंप्लीट होता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बाद हम एक कुछ इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, आपको इस पूरी वीडियो के अंदर हम वो सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने की जो प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के हैं, कुछ क्वेश्चन हमने अलग से दिए हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम और पूछे गए हैं बहुत से बार। आपकी बुक के अंदर ये क्वेश्चन नहीं दे रखे, लेकिन पूछे गए हुए क्वेश्चन है। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिख रहा है, what will be the refractive index of medium in which the speed of light is 2.5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। यानी कि कोई लाइट है जो किसी मीडियम के अंदर जो जा रही है, उसकी स्पीड दे रखी है 2.5 into 10 की पावर 8। आपको पूछा है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आपका जो मीडियम है, उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड क्या है, 2.5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और आपको इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर आपको नहीं बोला फर्स्ट मीडियम क्या, तो फर्स्ट मीडियम में कॉमन सेंस से मानना है कि फर्स्ट मीडियम क्या होगा, एयर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला लगेगा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, C/Vm। क्या हो जाएगा, C/Vm। अब C की वैल्यू कितनी होती है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, अपॉन Vm कितना होता है, 2.5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट उठा के 0। ये आपने 5 की टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 6/5, और 6 में 5 का डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा 1.2। यानी कि जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल कर आया इस मीडियम का, वो कितना निकल कर आया है, 1.2। कैसे किया समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर किसी मीडियम के अंदर आपकी वेलोसिटी दे रखी है 2.5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना था। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का हमने फॉर्मूला पुट किया, C/Vm। C की वैल्यू हमें याद रखनी है। वैसे तो क्वेश्चन में दे रखी होती है, नहीं भी दे रखी है तो आपको याद रखना C हमेशा क्या होता है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है कि जो लाइट की स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है लाइट की अपने एरिया वैक्यूम के अंदर, वो कितनी होती है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर सेकंड। वैल्यू पुट की डिवाइड किया, हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आया वो कितना आ गया, 1.2। क्लियर है, समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, सेम क्वेश्चन दे रखा है, कोई चेंजेस नहीं है, खाली वैल्यू चेंज कर दी। ये बोल रहा है कि उस किसी मीडियम के अंदर उसकी वेलोसिटी दे रखी है 1.5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा उस मीडियम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या लगा दोगे आप, Nm = क्या हो जाएगा, C/Vm। C कितना होता है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, और Vm कितना दे रखा है, 1.5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड।
10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 1.5 का 3 में डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा 2। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल कर आया है वो कितना निकल कर आ जाता है 2। क्लियर है? अगर वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, कि कोई लाइट है वो कहां से जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। ये एयर है, ये ग्लास में जा रही है। इसमें बोला है ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना दे रखा है 1.50, यानी कि mg रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, इस ग्लास के अंदर स्पीड क्या होगी, यानी मेरे को क्या फाइंड करना है vg फाइंड करना है। अब एयर से जा रही है, फार्मूला कौन सा लगेगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला लगा दिया। यहां पर हमें vg फाइंड करना, तो vg फाइंड करना क्या हो जाएगा c/mg। c कितना है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। mg कितना दे रखा आपको 1.50। अब यहां से पॉइंट उठाओगे, यहां लग जाएंगे 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा 30, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 5 और 5 2, तो यहाँ आपका जो आंसर निकल कर आता है वो कितना हो जाएगा 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो आपका ग्लास के अंदर वेलोसिटी होगी, ग्लास के अंदर जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी 2 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत ना बता सकते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसे कोई भारी भरकम न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में होना जरूरी है। स्टूडेंट जो है वेरी फॉर्मूला में गड़बड़ कर देता है कभी कभार। अब ये देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। इसके अंदर क्या दे रखा है, if the refractive index of water is 4/3, यानी कि ये दे रखा है वाटर का कितना दे रखा है 4/3, और एक दे रखा है ग्लास का, दे रखा है ग्लास का कितना दे रखा है आपको 3/2, और पूछा क्या गया है what will be the refractive index of glass with respect water। आपको पूछा किसका है, ग्लास का, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। यानी कि यहाँ मेरे को क्या निकालना है, ग्लास का निकालना है विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ये जो दे रखे होगा ये दोनों एयर के रिस्पेक्ट में दे रखे हैं। किसके रिस्पेक्ट में दे रखे हैं, एयर के। और मेरे को पूछा क्या ये, अब इसका अगर मैं एक बार फार्मूला लगाऊं, मेरे को फार्मूला तो पता पड़े, फार्मूला क्या रखना है। फार्मूला रखूंगा, इसका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब जिसके रिस्पेक्ट में निकाले वो आता ऊपर, इन वाटर अपन ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। यानी इस फॉर्मूले को देखो, ये हो जाएगा ngw कितना हो जाएगा vw/vg। ये फॉर्मूला समझ आ रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो उसको रखते हैं अपर में, और जिसका रेस्पेक्ट निकालो उसको वहां रखते हैं ऊपर। अब यहां से मैं देखूं तो nw का मतलब क्या होता है कि c/vw। क्या होता है c/vw, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कौन सा होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां से मैं vw की वैल्यू निकालूं तो वो कितना आ जाएगा c/nw, और nw कितना है आपका 4/3, तो ये हो जाएगा 4 में आ जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन 1। यहां से अगर मैं ng की फॉर्मूला रखूं तो ये हो जाएगा c/vg। अब यहां से मेरे को अगर vg फाइंड करना, क्या हो जाएगा c/ng। तो यहां पर c की वैल्यू क्या हो गई आपकी, c की वैल्यू को पुट नहीं करो, ng कितना हो गया आपका 3/2, तो 3 में आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ आ रहा है? अब आप वैल्यू पुट करो। सबसे पहले वैल्यू पुट करें vw की वैल्यू कितनी आ जाएगी c × 3/4, एंड vg कितना है c × 2 और अपॉन में 3। ये अपॉन वाला 3 कहां चला जाएगा ऊपर, पहले c से c कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 × 2, और ये जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 9/8। तो यानी कि जो आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वो कितना निकल कर आ जाएगा आपका यहाँ पर 9/8। ये तो कि हमने अपना मेथड सीखा कैसे क्या करते हैं। इसका एक शॉर्ट तरीका भी है कि जब आपको कुछ इस टाइप का सवाल दे रखा हो तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा, एक काम करें, अगली स्लाइड पे कर रहा हूं मैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसी का एक और तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका। जैसे कि आपको nw दे रखा है, nw दे रखा है 4/3, और ng दे रखा है, कितना दे रखा था ng 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। और आपको पूछा क्या गया था, ng निकालना था विद रिस्पेक्ट टू वाटर। जब आपको ng निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहां पर जो आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रखोगे ना, वो डायरेक्ट रख दो, g का निकालना है तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू रखो। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना।
जब आप वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको ऊपर रखते हैं और जिसका निकालना उसको नीचे। लेकिन अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ग्लास का निकालना, ग्लास का ऊपर और वाटर का आ जाएगा नीचे। एनजी हो जाएगा 3/2 और एनडब्ल्यू हो जाएगा आपका 4/3। तो ये जो 3 है वो कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 × 3/2 × 4, तो ये हो जाएगा 9/8। ये बहुत सिंपल रहता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अगर आप उससे निकालना चाहे उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, दोनों को तरीके। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करना है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है वो दे रखा है वाटर का दे रखा है, किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, एयर के रेस्पेक्ट में। वो कितना दे रखा है 4/3। और पूछा क्या गया है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब मेरे को किसका पूछा है, एयर का, किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, वाटर के रेस्पेक्ट में। ध्यान से रखो, या WA या AW क्या है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इनका फॉर्मूला भी क्या करना है, बिल्कुल उल्टा लगाना है। जब आपको एयर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/WA। यानी कि जो आपको वाटर का दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर उसी को क्या करते हो 1/, में तो आपका क्या आ जाएगा, उसका उल्टा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा NAW कितना आ जाएगा 1/4/3 है ना, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो आपका एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो कितना आ जाएगा 3/4। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जितना आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए उतना हमने आपको बताने की कोशिश की। साथ ही आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब की हमने बात की है। अगली क्लास के अंदर हम लेंस पावर और उसके न्यूमेरिकल लाएंगे और फिर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर। आज की क्लास में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। आज की क्लास के जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं हम इनके पूरी जो आपकी ये स्लाइड की जो पीपीटी है वो आपके PDF फॉर्म के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो आप वहां से एक बार इनको वापस देख सकते हैं। एक बार आप स्पीड से वीडियो देखकर फिर आप डिस्क्रिप्शन से PDF से इसको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू सो मच।